नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है और आप सभी छात्रों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए विषय नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में कई किताबों के कलेक्शन से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाए हैं। यहाँ पर खुशी की बात एक ये भी है कि इन प्रश्नों के साथ में सलूशन भी लाए हैं। मैंने इन प्रश्नों के संग्रह को बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रारूप प्रदान कर दिया है। आप इन प्रश्नों के उत्तर यदि चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक अवश्य कर दें और चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें। कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2021-22 को ध्यान में रखते हुए आइए हल प्रश्न पत्र। पहले 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ। अब इसमें 4 आंसर हैं। ए है ब्रिटेन इटली, बी है अमेरिका सोवियत संघ, सी है जापान उत्तर कोरिया और डी है जर्मनी फ्रांस। तो इसमें आपका सही आंसर है अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ ये 2 महाशक्तियों का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो सही आंसर बी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। इसका पहला विकल्प ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसमें खुले द्वार की नीति अपनाने वाला देश है चीन। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अर्थात नियो कब प्रकाश में आई। इसका विकल्प ए है 1 मई 1974, बी 5 जून 1971, सी 1 जनवरी 1976, डी 24 अक्टूबर 1980। तो इसका सही विकल्प जो है वो 1 मई 1974 है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पास करने से ये विश्व पटल पर आई थी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। इसका विकल्प ए 23 मार्च 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 अक्टूबर 1945, डी 25 सितंबर 1946। तो साथियों इसका सही आंसर है सी 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन यहाँ पर सीधे पराबैंगनी ओजोन को हिंदी में न लिख करके उसको फार्मूले के रूप में, जो उसका रासायनिक फार्मूला है उसके रूप में लिखा गया है, तो थोड़ा कठिन कर दिया गया है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए, ए इसका विकल्प कौन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी O3, सी N2 यानी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन यानी H2। तो इसका सही जो आंसर है वो बी है O3। O3 जो ओजोन लेयर है उसका जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। विकल्प ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 1 जून 1951। तो साथियों इसका सही आंसर है सी 26 जनवरी 1950। यहाँ भाषा पर आपको गौर करना है कि भारतीय संविधान कह रहा है कि कब लागू हुआ। तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब पास किया गया संसद में, वो है 26 नवंबर 1949। तो इसमें 26 नवंबर 1949 को भी दे रखा है। तो कब लागू हुआ पूछ रहा है, शब्दों पे गौर करिए, कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 यानी इसका आंसर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया। विकल्प ए मार्च 1971 में, बी जून 1978 में, सी मई 1974 में, डी अप्रैल 1972 में। तो इसका सही आंसर है मई 1974 में।
अगला क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप श्वेत क्रांति का मतलब जानते होंगे, दूध संबंधी है ये क्रांति और दूध से संबंधित है। अब इसमें पहला विकल्प MS स्वामीनाथन, दूसरा B जगदीश चंद्र बोस, C वर्गीस कुरियन, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है C वर्गीस कुरियन को। इन्होंने दूध के क्षेत्र में एक ऐसी खोज की जिससे भारी मात्रा में दूध हुआ और इसे भारत सहित मतलब विश्व को बड़ी दूध से सहूलियत हुई। तो श्वेत क्रांति के ये जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। तो आंसर C इसका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका A विकल्प 1971, B 1965, C 1966, D 1975। तो इसका सही आंसर है D 1975। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। वर्तमान में सार्क यानी दशेस देशों की संख्या कितनी है? विकल्प A 7, B 8, C 10, D 12। तो इसका सही आंसर है B यानी 8। तो सार्क देशों की सदस्य संख्या 8 है। देखिए 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय हैं उनमें हम चलते हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन हैं और जैसा कि मैंने मैं आपको अपने वीडियो में बता चुका हूं कि इसका आंसर 10 से 15 शब्दों में देना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आंसर नहीं देना है। तो आइए 11वां क्वेश्चन मैंने परीक्षा की दृष्टि से बनाया है, नेपाल गणतंत्र कब बना? ये कोई राजनीति की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेपाल गणतंत्र कब बना। तो साथियों, लिखत पढ़त में कानून के रूप में जो इसका प्रस्ताव पास हुआ वो 28 दिसंबर 1907 को पास हुआ। तो अगर ये डेट आती है तो आप 28 दिसंबर 2007 को लगाएंगे। यदि वो सीधा सन लिख देता है, 2008 लिख देता है, तो आप 2008 को ही मानेंगे। ये ध्यान रखिए। यदि केवल सन दे देता है, तारीख नहीं देता है, महीना नहीं देता है, तो 2008 को मानेंगे। यहाँ आप देखना आपको ये कि 28 दिसंबर 2007 यानी 2007 में केवल एक ही 2 दिन बाकी रह गए। तो अगर वो 2008 लिख देता है तो आप उसको 2008 मानेंगे कि नेपाल गणतंत्र कब बना। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चुनाव में EVM का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? तो अब आप यहाँ देखिए कि EVM का इस्तेमाल चुनाव में पूछ रहा है, आमतौर पर चुनावों में पूछ रहा है, तो 1999 से शुरू हुआ। लेकिन साथियों, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि इसके स्थान पर यह क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में पहली बार EVM का प्रयोग कब किया गया, तो फिर इसका आंसर दूसरा होगा। पहली बार इसका प्रयोग 1982 में केरल के पारूर विधानसभा में किया गया था। याद रखिए, यदि देखिए शब्दों पे गौर करिए कि पहली बार भारत में EVM का प्रयोग कब किया गया, तो फिर उसका आंसर होगा 1982 में किया गया और केरल के पारूर विधानसभा में ये किया गया। इसके बाद इसका प्रयोग रोक दिया गया। यदि क्वेश्चन में पूछता है कि चुनाव में EVM का प्रयोग कब से शुरू हुआ, तो आपको आंसर देना है 1999 से ये चुनाव में शुरू हुआ। ये 1982 में ट्रायल किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, चिपको आंदोलन क्या है? अब देखिए चिपको आंदोलन क्या है। उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर किसानों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि जो सरकार के लोग आए और पेड़ों को न काटें। पेड़ों से चिपक जाएंगे तो नहीं काटेंगे, तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे किसान, और चिपक करके उन्होंने वृक्षों की कटाई का विरोध किया और उनकी रक्षा की। तो इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहते हैं। ये उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ये मैंने इतनी जानकारी दे दी है, लेकिन आपको एक लाइन में ही इसका आंसर देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण एशिया के 2 देशों के नाम लिखिए। दक्षिण एशिया के 2 देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। वैसे तो दक्षिण एशिया में 8 देश हैं, लेकिन 2 के पूछ रहा है, तो सबसे बड़े 2 देश हैं भारत और पाकिस्तान।
क्वेश्चन नंबर 15, कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ? तो यानी पंचशील समझौता पूछ रहा है, तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 16, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद के 2 कारण लिखिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का पहला कारण तो है कश्मीर विवाद और दूसरा है आतंकवाद। याद रखिए, 2 ऑथेंटिक ये कारण हैं, कश्मीर का विवाद और आतंकवाद। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? तो सार्क संगठन की स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पर ये हुई थी 1985 में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। तीसरी दुनिया का परिचय दो। अब तीसरी दुनिया का परिचय दो कहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरी दुनिया है क्या? आइए इसको देखते हैं, इसका कैसे आंसर संक्षेप में लिखेंगे। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के वे देश जो साम्राज्यवादी देशों के गुलाम रहे, उनको हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। और वर्तमान में जो गुट निरपेक्ष जो संगठन है हमारा, जिसमें 120 देश शामिल उसके सदस्य हैं, तो गुट निरपेक्ष देश जो संगठन है उसको भी हम तीसरी दुनिया के रूप में मतलब पहचानते हैं। और गुट निरपेक्ष देशों को भी तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। और ये एशिया और अफ्रीका के साम्राज्यवादी देशों के ये गुलाम देश रहे, तो ये तीसरी दुनिया मानी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20, द्विराष्ट्र सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अब द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, इसको जरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अब ये क्या है? मुस्लिम और हिंदुओं के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक असमानताएं होने के कारण ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम भारत के भीतर 2 राष्ट्र हैं जो एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था और इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अपरिहार्य हो गया था। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को 2 राष्ट्र कहा है और एक राष्ट्र के भीतर 2 राष्ट्र नहीं रह सकते हैं। ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की व्याख्या है। अब देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। अब लघुत्तरीय प्रश्न पर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में क्वेश्चन आपका है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती थी? यानी जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो अमेरिका और सोवियत संघ जो थे वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती थी? इसका आंसर आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ। महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार और स्थायी सेना होती थी। ये महाशक्तियाँ छोटे देशों के आर्थिक व राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप भी करती थी और उनकी सहायता भी करती थी। छोटे देशों के साथ गठबंधन करने से उनके साथी सदस्य देशों की संख्या बढ़ जाती, तो इससे उनका वर्चस्व भी बढ़ जाता। अब इसके वर्चस्व बढ़ाने के लिए करती थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य देश हम अपने साथ मिला लेंगे उतने ज़्यादा हम शक्तिशाली हो जाएंगे और हमारा वर्चस्व स्थापित होगा, बढ़ेगा। और इसके अलावा और देखिए कारण क्या थे कि तेल और खनिज जैसे संसाधन की आपूर्ति में आसानी होती थी। और अगला है, ऐसे भूक्षेत्र भी प्राप्त हो जाते थे जहां से हथियारों व सेना का संचालन किया जा सके। छोटे देशों में ऐसे सैनिक ठिकाने बनाए जाते थे जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकें। ये छोटे देश सैन्य खर्च में आर्थिक मददगार भी साबित होते थे। ये देखिए, कई कारण, इतने कारण आप लिख देंगे तो एग्जामिनर महोदय इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको पूरे पूरे नंबर देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या है? यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे?
देखिए साथियों ध्यान से, यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे, इसका आंसर देखिए। हम लोग चलते हैं इसके आंसर पे। पहला उद्देश्य, द्वितीय विश्व युद्ध की मार से जर्जर हो चुके यूरोपीय देश अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए एकजुट हुए। नंबर 2, यूरोप के देशों में उनके कोयले और इस्पात के कारखाने बंद हो चुके थे, अतः 1951 में यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय का गठन किया गया। और तीसरा जो कारण है वो परमाणु ऊर्जा तथा व्यापार बढ़ाने के लिए। तो ये 3 संगठन बने यूरोपीय संघ के पहले, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय ऊर्जा समुदाय गठित किए गए, और इन तीनों समुदायों को मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा 1992 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, सोवियत अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथियों क्या टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं। अब वो कौन से 3 कारण हैं, आइए जानते हैं। अलग करने वाली 3 विशेषताएं। नंबर 1, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक साम्यवादी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था थी, जबकि अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकृत थी। नंबर 2, सोवियत अर्थव्यवस्था एक योजनाबद्ध और राज्य द्वारा नियंत्रित थी, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। नंबर 3, सोवियत अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराना था, परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर मुहैया कराने की कोई गारंटी नहीं थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, मूलवासी और उनके अधिकारों का वर्णन कीजिए। मूलवासी और उनके अधिकारों का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसका आंसर 1982 में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासियों, जिनको इंग्लिश में कहते हैं इंडिजिनस पीपुल, को परिभाषित किया। संपूर्ण विश्व में इनकी संख्या 30 करोड़ है। भारत में इन्हें अनुसूचित जनजाति या आदिवासी कहा जाता है। भारत में इनकी संख्या कुल जनसंख्या का 8% है। भारतीय संविधान में इनको संविधान में सुरक्षा प्रदान की गई। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपुल का गठन करके इन्हें विश्व स्तर पर मंच प्रदान किया गया। भारत में वनाधिकार कानून 2006 एक इसी प्रकार का कानून है जो वन और उनसे संबंधित उत्पादों के संबंध में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। इतना आंसर आपको लिखना है, बिल्कुल ऑथेंटिक, ये टिट फॉर टैट चल रहे हैं। प्रश्न 25, नए राष्ट्र के रूप में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नए राष्ट्र के रूप में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आइए इसका आंसर जानते हैं। राष्ट्र निर्माण की निम्न चुनौतियां थीं। नंबर 1, पहली व तात्कालिक चुनौती तो ये थी कि संपूर्ण भारत का राजनीतिक एकीकरण किस प्रकार और कैसे किया जाए। आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हो गया तो 562 देशी रियासतें थीं जिनका संघ में विलय नहीं था। जो ब्रिटिश भारत में विलय उन्होंने नहीं किया था, तो उनका विलय होना बहुत आवश्यक था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो यही है राजनीतिक एकीकरण की कैसे किया जाए, पहली चुनौती। दूसरी थी लोकतंत्र स्थापित करना, भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती थी। हमारे देश में पहली बार संविधान लागू हो रहा था, लोग लोकतंत्र के आदी नहीं थे, लोकतंत्र को जानते नहीं थे। तो लोकतंत्र स्थापित कैसे किया, जनता का शासन कैसे स्थापित किया जाए। तीसरा है भारत का विकास किस प्रकार किया जाए। अगला है राष्ट्र निर्माण में सभी वर्गों को कैसे समाहित किया जाए। हमारे देश में जाति व्यवस्था, छुआछूत और ऊंच नीच और गैर बराबरी, असमानता की खाई शुरू से रही हैं।
ऐसी स्थिति में जब तक हम सब लोगों को लेकर नहीं चलेंगे तब तक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्र में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना राष्ट्र निर्माण में आवश्यक है। नंबर 5 है, इसके अलावा भारत में जाति व्यवस्था, छुआछूत को कैसे रोका जाए। और छठा है, आर्थिक असमानता को कैसे कम किया जाए। ये महत्वपूर्ण कारण थे। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए। भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए ये पूछ रहा है। विभाजन के परिणाम, 1947 में जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ। नंबर 1, विभाजन के बाद 1947 में बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण हुआ, जो आकस्मिक, अनियोजित व त्रासदी से भरा हुआ था। नंबर 2, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे हुए और इसमें बहुत से लोग मारे गए। नंबर 3, शिविरों में शरण, अल्पसंख्यकों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और अस्थायी शिविरों में शरण लेनी पड़ी। नंबर 4, आर्थिक क्षति, दोनों ओर के लोगों द्वारा बहुत सी संपत्तियां नष्ट कर दी गई थी, उद्योग धंधों का पतन हो गया। नंबर 5, सरकारी संपत्ति व रेलवे का भी बंटवारा हो गया था। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 ये खत्म हो गए, ये लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए। अब लघुत्तरीय प्रश्न का सेकंड पार्ट आता है, जिसको हम दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं, और ये 27 से 30 तक ये प्रश्न हैं। और इसमें पहला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 27 क्या कहता है, नीति आयोग के उद्देश्यों और कार्यों का वर्णन कीजिए। अब इसका आंसर क्या होगा। नीति आयोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी समझ लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहते हैं। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। इसका काम सरकार को नीतिगत सुझाव देना है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अब इसके उद्देश्य और कार्य क्या हैं। राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश के विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्य नीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए नीति आयोग निम्न कार्य करता है। नंबर 1, संरचनात्मक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल सहयोग की पहल तथा तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, यानी संघवाद सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है, राज्यों के साथ मिल करके काम करेगा। नंबर 2, ग्राम स्तर पर योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना। नंबर 3, पंजाब के उन वर्गों पर समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिनको आर्थिक विकास से लाभ न मिल पाने का खतरा हो। नंबर 4, विकास एजेंडे को लागू करने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। नंबर 5, जरूरी संसाधनों की पहचान करना, साथ ही इनसे संबंधित कार्यक्रमों व पहलों का मूल्यांकन करना, निगरानी करना तथा सेवाएं प्रदान करना ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। नंबर 6, नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी व क्षमता निर्माण पर बल देना। देखिए इस प्रश्न का आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 क्या कहता है, भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए। अब भारत की परमाणु नीति की विवेचना हम करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे। नंबर 1, भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा। ये भारत कह रहा है, ये परमाणु नीति समझ लीजिए, या परमाणु नीति संबंधी वैदेशिक नीति भी है ये, और ये ऐसी नीति है जो सारी दुनिया वाले इसको जान लें, इसका ये मतलब है। अब क्या है भारत की परमाणु नीति, जैसा कि मैंने बताया। नंबर 1, भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करेगा। नंबर 2, परमाणु हथियार बनाने व उन्हें युद्ध हेतु प्रयोग नहीं करेगा। नंबर 3, परंतु आज परमाणु हथियार, भारत ये भी कहता है कि परंतु आज परमाणु हथियार न सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस व चीन के पास हैं, बल्कि इजराइल, जर्मनी, कोरिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान के पास भी हैं।
नंबर 4, चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं जिनसे सीमा संबंधी विवाद भी हैं भारत को अपनी प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए परमाणु हथियार विकसित करने पड़े। नंबर 5, भारत ने एक न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली है। नंबर 6, भारत की यह परमाणु नीति है कि वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, किंतु यदि भारत पर परमाणु हमला होता है तब वह पूरी शक्ति के साथ परमाणु हमला करने के लिए स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 29, बाबरी मस्जिद व राम मंदिर प्रकरण ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? बाबरी मस्जिद व राम मंदिर प्रकरण ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है? आइए साथियों इसका उत्तर जानते हैं इस संवेदनशील प्रश्न का। सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति की नकारात्मक विरासत है, क्योंकि ये दूषित दृष्टिकोण है। देश विभाजन का ये कारण बना था। यद्यपि सांप्रदायिकता अंग्रेजी शासन की देन है, किंतु वर्तमान में कुछ राजनीतिक दलों ने इसे सत्ता प्राप्त करने का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। बाबरी मस्जिद व राम मंदिर प्रकरण ने भारतीय समाज व राजनीति को विभाजित कर दिया है। राजनीतिक दलों ने इस धार्मिक प्रकरण का राजनीतिकरण कर दिया है। इसकी चरम परिणति 6 दिसंबर 1992 को देखने को तब मिलती है जब कट्टरपंथी ताकतों ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिससे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। सन 2002 में गुजरात दंगे व गोधरा कांड हुए, जो इसी सांप्रदायिकता और नफरत का परिणाम थे। आज भारतीय समाज और राजनीति इसी प्रकरण में बटे हुए हैं। आपस में नफरत और तनाव में वृद्धि हुई है। इस प्रकरण का राजनीतिक दलों ने अपने अपने हितों के लिए इसका प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना कार्यों में भारत की भूमिका बताइए। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं साथियों, और इसका आंसर जानने के लिए आप उत्सुक हो रहे होंगे, तो इसका आंसर जानते हैं। भारतीय विदेश नीति शांतिपूर्ण तरीके अपनाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की रही है। भारत शुरू से ही शांति का पक्ष धर रहा है तथा यूएनओ भी विश्व में शांति स्थापना के उद्देश्य के लिए ही बना था। अब देखिए, यूएनओ भी विश्व में शांति स्थापना चाहता है, भारत भी शांति का पक्षधर है, और भगवान बुद्ध जैसे महात्मा इस देश में हुए और उन्होंने शांति का पक्ष लिया, तो दोनों की विचारधारा एक है, अतः दोनों का वैचारिक दृष्टिकोण एक ही है। भारत ने यूएनओ के साथ शांति स्थापना के उद्देश्यों जैसे सैन्य, आर्थिक, सामरिक, चिकित्सीय अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ मामले तो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जैसे कुछ उदाहरण हम देते हैं आपको। वर्ष 1947 में कश्मीर मुद्दे को शक्ति के बल पर सुलझाने की सामर्थ्य होने के बावजूद भी भारत ने यूएनओ के प्रस्ताव को माना। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भारत में इतनी शक्ति है कि वो शक्ति के बल पर उस मुद्दे को सुलझा सकता है, लेकिन फिर भी उसने यूएनओ के शांति वाले प्रस्ताव को माना कि हम शांतिपूर्ण ढंग से इसका हल निकालेंगे। नंबर 2, नाटो जो सैनिक संगठन है उसमें भारतीय सेनाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। सोमालिया, कांगो, युगोस्लाविया, कंबोडिया, साइबेरिया, अंगोला, मोजाम्बिक व कोरिया आदि देशों में अपने सैनिक भारत ने भेजे हैं नाटो के माध्यम से। नंबर 3, कोरिया युद्ध रोकने के लिए आयोग का अध्यक्ष भारत को बनाया गया था। नंबर 4, कांगो समस्या के दौरान श्री राजेश्वर दयाल ने महासचिव के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति की समाप्ति में सहयोग किया। नंबर 6, नामीबिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया। नंबर 7, उपनिवेशवाद की समाप्ति पर जोर दिया और यूएनओ का इस पर समर्थन किया। तो साथियों, अब ये 30 क्वेश्चन मैंने आपके हल कराए, और जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न हैं वो कुछ प्रश्न हम उसके आंसर बनाएंगे। तो अभी ये 30 प्रश्न आप मतलब इन पर गौर करिए और इसको भेजिए दूसरे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करिए ताकि सभी लोगों का भला हो सके और इनसे अवगत हो।
और वीडियो को शेयर करें, लाइक अवश्य करें, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों।